नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार बोल रहा हूं। गर्मी ने अभी दरवाज़ा खटखटाया भी नहीं है। अभी तक लोग चैन से हैं, लेकिन गर्मी सामने है। पानी नीचे जा रहा है, टैंकर चलना शुरू हो जाएंगे। और ये बात तो जिस शहर में मैं बसा हूं उस शहर की है। हिंदुस्तान का एक सबसे बड़ा शहर, 1,40,00,000 की आबादी वाला बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी, जिसको कि हिंदुस्तान का एक साइबर वर्ल्ड भी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है कि सभी तरह के कंप्यूटर कारोबार का हब है बेंगलोर। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियाँ, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलती हैं वहाँ पर। बड़ा आधुनिक शहर भी माना जाता है। ये एक अलग बात है कि वहाँ पे हम पब से निकाल निकाल कर लड़कियों को पीटने वाले धर्मांध लोगों को भी देखते हैं, ऐसा भी है बेंगलुरु। लेकिन खैर, मैं आज धर्म और धर्मांध की बात करने यहाँ नहीं आया हूँ, मैं पानी की बात करने आया हूँ। पानी की बात यह है कि बेंगलोर शहर का पानी इतना नीचे जा चुका है, इतने ज़्यादा, 16,000 में से 7,000 ट्यूबवेल सूख चुके हैं। टैंकरों के दाम कई गुना बढ़ गए हैं। जो कॉलोनी हैं उन्होंने अपने लोगों को, बिल्डिंग हैं उन्होंने अपने लोगों को पानी देना सीमित कर दिया है। लोग बड़े बड़े पानी के प्लास्टिक के बर्तन लेकर कतार में लगे हुए दिख रहे हैं। रात के समय का ये नज़ारा है। जो हिंदुस्तान का एक सबसे आधुनिक शहर है उसका ये हाल हो गया है। वहाँ के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर अपील की है वहाँ की कंपनियों से कि आप लोगों को वर्क फ्रॉम होम करने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि बेंगलोर से लाखों लोग जो हैं बाहर जाकर अपने गांव, किसी दूसरे शहर, वहां जाकर घर बैठकर काम कर सकें। इसलिए कि जिंदा रहने को पानी नहीं है, वहां पे मुश्किल पड़ रही है। कार धोने के ऊपर 5,000 रुपया जुर्माना लगाया जा चुका है, वहां पर तय कर दिया गया है। जो कार धोएंगे 5,000 जुर्माना। जो इतना संपन्न प्रदेश है कर्नाटक जैसा, जो इतना विकसित और आधुनिक शहर है बेंगलुरु, वहां पर ये हाल है। अब आप सोचिए कि बाकी हिंदुस्तान की अगर यही हालत हो जाएगी तो तमाम लोग क्या गांवों में बैठकर वर्क फ्रॉम होम करेंगे? मैं अपने शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर को देख रहा था। उसकी एक लंबी लिस्ट मेरे पास आई है कि किस किस इलाके में पिछले कुछ वर्षों में 2010, 2015 और 2022 इनमें पानी का लेवल किस इलाके में कितना नीचे जा चुका है। मैं एक एक इलाका बतलाना नहीं चाहता, लेकिन ये बतलाता हूँ। 2010 में जहाँ 100 फीट पे पानी था, वहाँ 2015 में 150 फीट पे चले गया और 2022 में 200 फीट पे चले गया। 12 बरस में पानी 100 फीट नीचे चले गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां इससे भी ज़्यादा गिर गया है, पानी नीचे चले गया है। ये अलग बात है कि पंप बाजार में बड़ी ताकत वाले हैं, वो 800,000 फीट से भी पानी खींच रहे हैं, चाहे बिजली कितनी भी लगे, चाहे पाइप कितना ही लंबा क्यों न डालना पड़े। इसलिए लोग अभी तक चैन से हैं। लोग अभी तक पाइप से पानी डाल डाल कर कारें धो रहे हैं। मैं राजधानी रायपुर की जिस बस्ती में रहता हूँ, जिस कॉलोनी में रहता हूँ, संपन्न लोगों की कॉलोनी है। वहाँ हर घर में तकरीबन एक या एक से ज़्यादा कारें हैं। मैं निकलता हूँ तो पाइप लगा लगा कर प्रेशर से कारों को धोने वाले ड्राइवर जो हैं वो सुबह से लग जाते हैं। सुबह से कार को पूरा धोते हैं बारीकी से। कार के नीचे जितना कीचड़ मिट्टी लगे रहता है उसको पानी की धार डाल डाल कर उसको धोते हैं। पूरा सड़क पे कीचड़ हो जाता है तब तक धोते हैं। उसके बाद कार को हटाकर सड़क को धोते हैं। ये सब साफ ताज़ा ट्यूबवेल का निकला हुआ पानी है। ट्यूबवेल का निकला हुआ साफ पीने लायक पानी है जिसका ये इस्तेमाल हो रहा है। लोगों ने घरों में खूब पौधे लगा के रखे हैं, बड़े बड़े लॉन बना के रखे हैं,
छतों पे लोगों ने गार्डन बना के रखा है, रूफ गार्डन। कोई आते हैं तो ले जाके दिखाते हैं कि हमारा रूफ गार्डन देखिए। मेरा ऐसा मानना है कि जितना साल में 8 महीना ये इलाका तपता है, यहाँ छत पे रखे जाने वाले पौधों को पानी कई गुना ज़्यादा लगता होगा। दिन में 2 बार डालना पड़ता होगा। हरे रंग की नेट लगा के रखते हैं ऊपर ताकि पानी कम लगे, लेकिन फिर भी गर्मी के 4 महीने तो शायद दिन में 2 बार पानी देना पड़ता होगा, क्योंकि हवा ही गर्म रहती है, झुलसाने वाली रहती है। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस जाता हूँ पैदल चलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए, तो वहाँ पे सड़क के किनारे, फुटपाथ के किनारे खूब लंबे लंबे लॉन लगे हुए हैं, और वहाँ के माली जो हैं उनमें पानी डालते रहते हैं। सब ताज़ा पानी है, कोई रिसाइकिलिंग नहीं होती पानी की, उसी पानी को पीते हैं लोग। कोई रिसाइकिल्ड पानी नहीं है, जबकि नियम बना हुआ है कि लॉन को सींचने के लिए, पौधों में डालने के लिए रिसाइकिलिंग का पानी इस्तेमाल किया जाए। यानी जो पानी कपड़ा बर्तन वगैरह से घर पहुंचने से आप एक बार इस्तेमाल कर चुके हैं, उसी को थोड़ा साफ सुथरा करके, फिल्टर करके, उसी से आप पौधे सींच लीजिए। ये कोई बहुत हाई टेक नहीं है ये काम, ये बड़े आसानी से हो सकता है कि आपके कपड़ा बर्तन का जो पानी निकल रहा है, उस पानी को आप पौधों में दोबारा इस्तेमाल कर दें, लेकिन नहीं हो रहा है। नतीजा ये हो रहा है कि आज बेंगलोर में तो त्राही त्राही मची हुई है। हिंदुस्तान के बाकी शहर उससे बहुत दूर हैं, ऐसा मुझको नहीं लगता है। मुझको लगता है कि मेरे शहर सहित बहुत से ऐसे शहर हो सकते हैं जो अगले 10-20 साल में, और एक बात याद रखिएगा, 10-20 साल बड़ा लंबा समय नहीं होता है, क्योंकि पानी एक बार जहाँ घटते चले जाता है वहाँ बढ़ता नहीं है कभी भी। वो फिर चले ही गया समझ लीजिए, फिर वो हर साल सूखा पड़ेगा। अगर आपने महाराष्ट्र के कई इलाकों के कुओं का हाल देखा होगा, एक एक कुएं के इर्द गिर्द सैकड़ों महिलाएं रस्सी डाल डाल कर, बर्तन लटका लटका कर बैठी हुई हैं। ऐसे भयानक नज़ारे देखने मिलते हैं महाराष्ट्र में। देश में और भी जगह जगह पानी की ऐसी कमी है। लोग इतने लापरवाह हैं कि जहां पानी की कमी है वहां भी कार धोने की कोशिश करते हैं, मोटरसाइकिल धोते हैं। मैं अपनी कॉलोनी में देखता हूं कि ड्राइवर पहले कार धोते हैं, मालिक की आते हैं तो, और उसके बाद में अपनी मोटरसाइकिल भी धोते हैं, और खूब रगड़ रगड़ कर देर तक पानी की धार से धोते हैं मोटरसाइकिल अपनी। कितनी ज़रूरत है, किस पानी के कीमत पर? ये पानी पीने के लायक पानी है, सिर्फ आपके घर में एक ट्यूबवेल लगा हुआ है इसलिए आप ऐसा कर रहे हैं। मैं आज ही अखबार के लिए एडिटोरियल इस पर लिख कर उठा हूँ, और अपने इस एडिटोरियल पर, वीडियो के एडिटोरियल पर उस बात को दोहरा रहा हूँ। हिंदुस्तान के हर ट्यूबवेल पर एक वाटर मीटर लगना चाहिए, पानी का एक मीटर लगना चाहिए। जितना पानी आप निकाल रहे हैं वो मीटर बतला दे हर महीने कि आपने ज़मीन के भीतर से इतना पानी निकाला है, उसका पेमेंट ले ले म्युनिसिपल आकर। मेरा मानना है कि पानी की खपत आधी रह जाएगी। जितने लोगों को कार धोने का शौक़ है वो अपने ड्राइवर को कहेंगे कि 1 बाल्टी पानी लो और कपड़े से कार को पोंछ भर लो, धोने की ज़रूरत नहीं है, 150 रुपया लग रहा है कार धोने का। लोग जो लॉन सींच रहे हैं, धान के खेत की तरह का पानी पीता है लोगों के घरों का लॉन, और सरकारी बंगले, बड़े बड़े मंत्रियों के, अफसरों के बड़े बड़े बंगले, उनमें बड़े बड़े लॉन। और अब तो मैं सुनता हूँ कि नई राजधानी में जो नए बंगले बने हैं उनमें और बड़े बड़े लॉन हैं। एक एक लॉन जो है एक एक टंकी पानी रोज खा जाएगा। कहाँ से आएगा पानी? ये ऐसी बहुत सारी फिक्र की बातें हैं जिस पे सरकार के स्तर पर, समाज के स्तर पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार से लेकर म्युनिसिपल तक ये इस दहशत में रहते हैं कि लोगों से अगर उनके ही घर के नीचे का ट्यूबवेल के पानी का टैक्स लिया जाएगा तो लोग नाराज हो जाएंगे। लोग वोटर को नाराज करना नहीं चाहते हैं जरा भी, कोई भी सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। आप चर्चा करके देखिए,
लोग तो सड़क पे चलने वाले दुपहिए वालों के सिर पे हेलमेट रखवाना नहीं चाहते कि लोग नाराज हो जाएंगे। इतना डरते हैं लोगों से, वोटरों से। शायद काम दूसरे अच्छे नहीं रहते, इसलिए ऐसे छोटे छोटे मामलों में लोगों को अराजकता का मौका देकर लोग उनको खुश रखना चाहते हैं या कम से कम नाराजगी से दूर रखना चाहते हैं। मेरा ये मानना है कि हर ट्यूबवेल पर एक मीटर लगाना ही चाहिए, हर घर से टैक्स लेना ही चाहिए। और जिस तरह से बिजली के मीटर का हिसाब किताब है कि 200 यूनिट तक आपको इतने रुपए में मिलती है, 200 यूनिट से ज़्यादा अगर है तो उसका रेट भी बढ़ जाता है, 500 या 800 यूनिट से ज़्यादा है तो उसका रेट और बढ़ जाता है, 2000 यूनिट से ज़्यादा है तो और रेट बढ़ जाता है। ऐसा ही पानी का भी होना चाहिए। एक ट्यूबवेल से आप जब पानी निकाल रहे हैं, जितने लोगों में वो बंट रहा है उसको देखते हुए उस पर टैक्स लगना चाहिए। इसके बिना जमीन के भीतर से पानी निकालकर भूजल को खत्म करने का सिलसिला खत्म नहीं होगा। जल खत्म हो जाएगा, सिलसिला खत्म नहीं होगा। एक बात और, छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सरकार धान खरीदती है, धान की फसल जो है खूब पानी मांगती है। सरकारें यहाँ पे बहुत सालों से बिजली फ्री में देते आ रही है खेती के लिए। कई जगह पर सोलर पंप लगा दिए, सोलर पैनल लगा दिए खेतों में, उससे पंप चल रहे हैं। रात दिन पंप चलते हैं, जमीन के नीचे का पानी निकालते हैं, खेतों को तालाब जैसा भर देते हैं। धान बड़ा खुश होता है, धान को ज़्यादा पानी अच्छा लगता है। राजस्थान के ऊंट की तरह धान की फसल पानी बहुत पीती है। जमीन के नीचे का पानी गांवों में खेतों की वजह से खत्म हो रहा है, शहरों में रिहाइश की वजह से खत्म हो रहा है। लोग जाते हैं एक बार पेशाब करने के लिए बाथरूम में और उसके बाद में फ्लश करते हैं तो 5 लीटर 7 लीटर पानी चले जाता है। शहरों में ऐसी छोटी छोटी चीजों में पानी बहुत खर्च हो रहा है। लोग अपने बाथरूम में प्रेशर पंप लगाकर रखते हैं, अगर आपने सुना नहीं होगा तो। प्रेशर पंप, ये पंप रहता है जो पानी आ रहा है बाथरूम में, उस पाइपलाइन में कहीं पे लगाया जाता है। उसको जब चालू करते हैं तो शावर से पानी बहुत तेजी से आता है, आपको लगता है आप जलप्रपात के नीचे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कई किस्म के शावर वाले पैनल लगवा लेते हैं जिसमें एक साथ बहुत सारा पानी आता है। पानी को खत्म करने के तरीके जो हैं वो लगातार बाजार में आ रहे हैं कि पानी कैसे तेजी से खत्म किया जाए, पानी बचाया कैसा जाए, ये नहीं होता है। बड़ी बड़ी इमारतें लोग बना लेते हैं, बड़े बड़े मकान बना लेते हैं। म्यूनिसिपल नक्शा पास करते हुए शर्त रखता है कि आपको अंडरग्राउंड वाटर रिचार्जिंग की पूरी सुविधा बनानी पड़ेगी तो ही आपको इजाज़त मिलेगी। पहले पैसा जमा करा लेती है म्यूनिसिपल, फिर आप सहूलियत दिखाते हैं तो वो पैसा आपको वापस करती है। लेकिन मेरा तजुर्बा ये है, लोगों से ये पता लगता है कि ये केवल कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, असली ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग नहीं हो रही। दूसरा, तालाब चारों तरफ पट रहे हैं शहर में, आपने अखबारों में देखा होगा। तालाबों का जो बाजारूकरण हो रहा है, उसमें तालाब के इर्द गिर्द कहीं रेस्तरां बन रहे हैं, कहीं कुछ बन रहा है और वहां पर तालाबों को काटा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक के, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल तक के आदेशों के खिलाफ जाकर तालाब पाटे जा रहे हैं। अभी मैं एक अखबार में देख रहा था कि उस अखबार की रिपोर्ट छपने के बाद पाटे गए तालाब को मिट्टी खोद खोद कर निकाल रहे हैं मशीनों से कि कार्रवाई न हो जाए। तालाब को आप पाट रहे हो, जमीन के नीचे से आप पानी की एक एक बूंद खींच लेना चाहते हो, जमीन के भीतर पानी डालना नहीं चाहते हो, अपनी खपत को आप बढ़ाते चल रहे हो। सरकारें धान की फसल को बढ़ावा देते चल रही हैं, रिकॉर्ड खरीदी हो रही है, रिकॉर्ड उत्पादन हो रहा है, रिकॉर्ड खपत भी हो रही है पानी की। केवल धान की फसल पे अगर कोई राज्य चलेगा, एक एक बूंद पानी को उसमें झोंक देगा। आप एक ऐसे दिन की कल्पना कीजिए, आज से 10, 15, 20 साल बाद जब गांवों के ट्यूबवेल से पानी आना बंद हो जाएगा, कहाँ से फसल होगी?
गांव-गांव तक, जंगल-जंगल तक वाटर रिचार्जिंग की कोई योजना नहीं चल रही है सरकारों की। ये केवल शहरी मकानों में योजना है। मुझको ध्यान है, मैंने 10-12 बरस पहले छत्तीसगढ़ की उस समय की सरकार में एक बड़े अफसर को ये सुझाया था कि बारिश के दिनों में नदी तक पानी आने के लिए जो कैचमेंट एरिया रहता है, जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे बड़े बड़े तालाब मशीनों से खोद देने चाहिए, बिना इसकी फिक्र किए हुए कि इसमें मनरेगा में मजदूरी मिलेगी कि नहीं, गांव के लोगों की निस्तारी की ज़रूरत है कि नहीं। धरती की ज़रूरत मानकर, पूरे इंसानों की ज़रूरत मानकर आप बड़े बड़े रिचार्जिंग पॉन्ड, ऐसे बड़े बड़े तालाब खोद दीजिए जिसमें नदियों में आने वाला जो पानी है बाढ़ के समय का, उस पानी को उस तालाब में डाला जा सके, और जिससे वो तालाब जो है बाद में धीरे धीरे जब भी ज़मीन के नीचे सूखा होगा, जब भी ज़मीन के नीचे पानी समा सकेगा, उस वक्त वो पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा, नदियों की बाढ़ भी बचेगी। ये मैंने एक नौसिखिए जैसा ये एक जुगाड़ू रास्ता मैंने बताया था। कुछ नहीं किया सरकार के लोगों ने, इसमें कोई ज़्यादा कमाई का काम नहीं दिख रहा था। केवल कुछ बड़ी बड़ी मशीनें लगा के खुदाई करवा देनी थी, बड़े बड़े तालाब बनवा देने थे। अगर ये मेरी योजना, अगर ये मेरी सोच, अगर इसमें बहुत सारा कंस्ट्रक्शन, बांध, पाइपलाइन, इन सब की ज़रूरत रहती तो हो सकता है सरकार के कुछ लोग दिलचस्पी इसमें ले लेते, लेकिन नहीं ली किसी ने भी दिलचस्पी। आज हालत ये है कि छत्तीसगढ़ के बांध से जो पानी खेतों तक जा रहा है, वो पानी खुले में जा रहा है, वो पानी उड़ जा रहा है। ट्रांसमिशन लॉस जिसको कहते हैं, कुछ ज़मीन में समा जाता है, कुछ धूप में उड़ जाता है। पानी निकलता कितना है और पहुंचता कितना है इसको देखेंगे, हिसाब को तो हक्का बक्का रह जाएंगे। जितना चोरी होते होते बिजली आखिरी तक जितना पहुंचती है, वैसा ही पानी का भी हाल है। पानी को बड़े बड़े पाइप से ढांक के ले जाएं तो उसमें गंदगी नहीं मिलेगी, भाप बनकर नहीं उड़ेगा, चोरी नहीं हो सकेगी, लेकिन नहीं हो रहा है वैसा। मैं अपने प्रदेश सहित हिंदुस्तान के बहुत बड़े हिस्से को बेंगलोर की तरफ बढ़ते देख रहा हूँ, इसलिए ये फिक्र जाहिर कर रहा हूँ। लोगों को अपनी ज़िंदगी के तौर तरीके बदलने होंगे। छत पे गार्डन, बड़े बड़े लॉन, जिनसे पर्यावरण को कुछ नहीं मिलता है, एक ढेला भी नहीं मिलता है। पर्यावरण को मिलता है नीम, पीपल, आम, ऐसे बड़े बड़े पेड़ों से जिनके लिए कोई भी पानी नहीं लगता। 2-4 महीने में ही ये पेड़ अपनी जड़ें जमा लेते हैं, बिना पानी के बड़े होते हैं। इन्हीं की वजह से बारिश होती है, इन्हीं की वजह से छाया रहती है। लेकिन लोग फिरंगी, परदेशी जो दुर्लभ हैं, ऐसे पेड़ों को लगाना चाहते हैं, जो रंग बिरंगे लगाना चाहते हैं। घर में गार्डन बनाने की पूरी सोच जो है वो पर्यावरण के खिलाफ है, लेकिन लोग लगाते हैं। लोग देशी पेड़ लगाना नहीं चाहते, लोग इसी तरह के पेड़ लगाते हैं। तो मेरा केवल यही कहना है कि सरकारों को वक्त रहते ये सोचना चाहिए कि 10 बरस बाद, 20 बरस बाद हम पानी लाएंगे कहाँ से। आज से ज़िंदगी का ढर्रा बदले, पानी की खपत को आज से काबू करें, पानी पर टैक्स लगाएं ताकि लोग आज से अपनी आदत सुधारें। पेट्रोल फ्री में मिलने लगे तो लोग खाना खाने के लिए 250-300 किलोमीटर दूर नागपुर जाने लगेंगे। जो चीज़ लोगों को मुफ्त मिलती है उसके बारे में कहा जाता है कि माले मुफ्त दिले बेरहम। मुफ्त के माल का बेरहमी से इस्तेमाल होता है, पानी का वैसा ही इस्तेमाल हो रहा है। पानी की मीटरिंग सरकार को तुरंत चालू करना चाहिए, चाहे वोटर नाराज हों चाहे जो हों। शुरुआत में रेट उसका कम रखिए, अपने ही बोर से जो पानी निकाल रहे हैं उसका, जो म्यूनिसिपल सप्लाई करती है उसका भी। मैं नागपुर में जो लोग अभी सप्लाई कर रहे हैं पानी, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। प्राइवेट कंपनी है, सरकार के साथ मिलकर एग्रीमेंट करके वो पानी सप्लाई कर रहे हैं नागपुर में। हर घर में मीटर लगा है, लोग
पानी की खपत एकदम से कम हो गई। म्यूनिसिपल जितना पानी पहले देता था, प्राइवेट कंपनी शायद उसका आधा पानी लग रहा है। लोगों ने खपत कम कर ली क्योंकि मीटर है। खपत कम हो गई तो 24 घंटे पानी पाइप में भरे रहता है, 24 घंटे। 2 बजे रात को भी किसी को पानी चाहिए तो अपने नल को खोलो, पानी आ रहा है। पहले सुबह शाम 1-1 घंटा पानी आता था। अब पानी की खपत घट गई तो अब 24 घंटे खुला है, मीटर घूम रहा है। आपको 2 बजे रात को नहाना है तो नहा लो, शायद 40 पैसा 50 पैसा का पानी लग जाएगा। सरकारों को इस बात की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, फसल की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। केवल पानी पीने वाली ऊंट जैसी प्यासी धान की फसल से परे भी कुछ सोचना पड़ेगा। जब तक परे की कोई फसल नहीं आती है तब तक सरकार जरूर धान खरीदती रहे, लेकिन इसको धीरे धीरे बदलना पड़ेगा। पानी के बारे में बात करते करते मैं फसल के बारे में इतना कहना चाहता हूं कि अगर सरकार कुल एक फसल को खरीदने पर जोर दे रही है और लोग टूट पड़े हैं वही फसल उगाने और उसी को बेचने में, तो बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है इस प्रदेश की, इस इलाके की, इस देश की। जो जैव विविधता थी, जो अलग अलग 100 तरह की फसलें होती थी, कहीं कोदो कुटकी, कहीं गेहूं, कहीं चना, कहीं मसूर, कहीं राहर, कहीं तिलहन, दलहन, कई तरह की फसलें होती थी, सब खत्म हो गया। चावल जो दर्जनों तरह का होता था छत्तीसगढ़ में, वो खत्म हो गया। अब सरकारी खरीदी के लिए मंडी में जो सबसे ज्यादा उपज देता है, केवल ऐसा ही चावल प्रचलन में रह गया। इनकी वजह से इन फसलों के कीड़े, कीट पतंग ये खत्म हो गए। पूरी की पूरी एक साइकिल है बायोडाइवर्सिटी की जो खत्म हो गई। मुझको पिछले महीने सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बायोडाइवर्सिटी के एक सेमिनार में एक सेशन मुझको वहाँ चेयर करना था, मुझको मॉडरेट करना था एक सेशन। उस सिलसिले में भी मैंने कुछ लोगों से बात की थी। धान की अति निर्भरता ने, और ये निर्भरता सरकारी पैसे पे है, इसने बायोडाइवर्सिटी को बुरी तरह से खत्म कर दिया है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कम पानी की फसलों के बारे में सोचना चाहिए। जो सींचते हैं लोग, ऐसे पौधों के बारे में सोचना चाहिए। अभी से सरकार को ऐसे पौधे सुझाने चाहिए जो बिना पानी या कम पानी के रह लेते हैं, और ऐसे पौधों को डिस्करेज करना चाहिए जो बहुत ज्यादा पानी मांगते हैं। पानी किसी की निजी संपत्ति नहीं है। जमीन के नीचे से जो पानी निकलता है वो सार्वजनिक संपत्ति है। चाहे आपने अपनी खुद की जमीन पर एक बोर बनाकर उसमें से निकाला हो पानी, तो ये सरकार को इसको काबू करना पड़ेगा। अगर नहीं करेगी तो जिस तरह से आज बेंगलोर में हो रहा है, दूर जाओ, अपने गांव जाओ, अपने घर जाओ, बेंगलोर शहर छोड़ दो। मैं वहाँ की खबरें देख रहा था। बेंगलोर में जो लोग मकान खरीदने का सोच रहे थे, उन्होंने इरादा छोड़ दिया है कि अगर साल में 3 महीना 4 महीना हमको शहर छोड़ के बाहर जाना पड़ेगा। और ये आज ये हाल है, आगे क्या होगा पता नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि जहाँ 200 फीट गहराई पे पानी आता था, राजधानी रायपुर का बूढ़ा पारा, 2010 में 200 फीट पे पानी आता था, आज वो 400 फीट पर आ रहा है 2022 में। ये 22 का है, अभी 24 आ गया है, हो सकता है 410 फीट पे पहुंच गया हो। ये 200 फीट गहरा चले गया है पानी। इसमें बिजली भी लगती है। बिजली के लिए बिजली घरों को कोयला लगता है, कोयले के लिए कोयला खदान लगती है, कोयला खदान के लिए जंगल को काटना पड़ता है। आप ये सोचिए कि हम कुदरत को, प्रकृति को कितने तरफ से घेर के मार रहे हैं। हमारे पास एक ट्यूबवेल है, उसका अधिक से अधिक पानी निकालने के लिए हम अधिक से अधिक बिजली खर्च करने को तैयार हैं। उसके लिए बिजली घर को अधिक से अधिक कोयला लगेगा, उसके लिए कोयला खदान को अधिक से अधिक खुदाई करनी पड़ेगी, उसके लिए अधिक से अधिक जंगल कटेगा। उस जंगल कटने के बाद पानी कम से कम गिरेगा, तो कहाँ से पानी आएगा जमीन के नीचे?
आप इस बारे में सोच के देखिएगा। मैं एक वीडियो में अपनी पूरी बात को नहीं कह पा रहा हूँ, लेकिन बेंगलोर से हमको सबक लेना चाहिए। जिस देश प्रदेश की सरकार, जहाँ की म्यूनिसिपल, जहाँ की पंचायत इस बारे में नहीं सोचेगी, इस बारे में सम्मेलन करना चाहिए, विद्वानों को बुलाकर बातचीत करनी चाहिए, जनता के बीच चर्चा छेड़नी चाहिए और ठोस नियम बनाने चाहिए सरकार को। सरकारें होती इसीलिए हैं कि दिल कड़ा करके ठोस नियम बनाएं। जनता शुरू में कुछ दिन नाराज हो सकती है, बाद में खुश होगी कि आपने समय रहते बचा लिया। पानी निजी संपत्ति नहीं है, इसको बचाने के लिए जो जो हो सकता है सब करना चाहिए। मैंने कुछ तरीके गिनाए हैं, आपके पास हो सकता है 100 और तरीके भी हों। इस बारे में बात कीजिए अपने आसपास, अपने सांसद, विधायक, पार्षद, इनसे कहिए। आप अपने इलाके का नाम लिस्ट में देखिए कि ये कहाँ पहुँच गया है, ये कितना गहरा चले गया है, कब तक जाएगा। हो सकता है कि 500-600 फीट के बाद पानी आना बंद ही हो जाए, और कितना गहरा खोद लेंगे उसको। बहुत फिक्र की बात है, आप सोच के देखिए। धरती का काम बोतल बंद पानी खरीद के ला के नहीं चलने वाला है। सब मौज मेला खत्म हो जाएगा अगर पानी खत्म होगा तो। सबसे पहली ज़रूरत, हवा के बाद पहली ज़रूरत पानी की रहती है। इस बारे में सरकार से लेकर कारोबार तक और परिवार तक सबको फिक्र करना है। फिर मिलेंगे। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्रिप्शन की बटन दबाइएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, ताकि आपको पता लग जाए कि हमने कब वीडियो पोस्ट किया है। और हाँ, अगर आपको ये बात पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिएगा, अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। चलते चलते एक छोटी सी सलाह आपको ये है, अगर आप दोपहिए पर चलते हैं, चाहे चलाएं चाहे बैठें, तो हेलमेट लगा कर रखिए, बेल्ट लगा कर रखिए। किसी भी हादसे की हालत में उसी से आपकी जान बचती है। अगर कार या बड़ी गाड़ी में चलते हैं जिसमें सीट बेल्ट है तो सीट बेल्ट लगा कर रखिए। किसी एक्सीडेंट की नौबत में उससे जान बच सकती है आपकी। फिर मिलेंगे।